हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा था कार्य ऊर्जा व शक्ति। इसका आज हम पार्ट 13वां पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय। उससे जो प्रीवियस वीडियो रहा था हमारा, तो उसमें हमने ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए कुछ उपायों के बारे में चर्चा की थी। उसको हम और आगे अब पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा था कि जो CFL होती है और LED, CFL व LED ये अधिक ऊर्जा दक्ष ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि एक ताप दीप्त बल्ब अपने जीवन काल में 12,000 घंटे और CFL और LED, तो CFL अपने जीवन काल में लगभग 8,000 और LED 50,000 घंटे सेवा देता है। 8,000 और ये लगभग 50,000 घंटे चलता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि CFL और LED जो हैं वो अधिक दक्ष ऊर्जा के स्रोत हैं। क्या हैं? अधिक दक्ष ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। तो ये आपको स्थितियाँ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम बात करें कि एक 60 वाट का बल्ब, कितने वाट का? 60 वाट का बल्ब, 15 वाट की CFL और 8 वाट का LED, ठीक है। ये समान प्रकाश ऊर्जा लेते हैं और LED और CFL ऊर्जा की खपत कम होती है। तो ये क्या करते हैं? समान प्रकाश ऊर्जा लेते हैं, ठीक है। और CFL जो LED है वो ऊर्जा की खपत क्या करते हैं? कम करते हैं। CFL और LED ऊर्जा की खपत को क्या करते हैं? कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि LED के उपयोग में कम ऊर्जा की खपत होगी और विद्युत उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाली जो CO2 है, NO2 है, SO2, यानी जब विद्युत का उत्पादन होता है तो ये हानिकारक गैसें हैं, उनकी मात्रा में कमी आएगी, की मात्रा कम होगी। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि CFL और LED जब इनका दहन होगा, यानी इसको जलाएंगे तो ये ऊर्जा की खपत कम करेगी। इसका मतलब ऊर्जा की बचत होगी। और ऊर्जा की बचत होगी तो जब ऊर्जा के निर्माण में जब कोयले का दहन किया जाता है तो उससे जो हानिकारक गैसें CO2, NO2 और अन्य हानिकारक उत्सर्जी हैं, गैसें हैं, तो ये क्या करते हैं? इनकी वायुमंडल में मात्रा कम होगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषित कम होगा और पर्यावरण का शुद्धिकरण बना रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार गर्मी व सर्दी में वातानुकूल और मकानों को ऊष्मा विनिमय से बहुत ऊर्जा नष्ट होती है। अब जैसे गर्मियों में मकान को ठंडा करने के लिए, सर्दियों में मकान को गर्म रखने के लिए काफ़ी मात्रा में जो ऊर्जा है उसकी खपत होती है, यानी उनका विनाश होता है, ऊर्जा की हानि होती है। और इस हानि को कम करने के लिए घरों के दीवारें और छतों को ऊष्मारोधी बनानी चाहिए। यानी घरों की जो दीवारें हैं या जो छतें हैं उनको क्या बनानी चाहिए? ऊष्मारोधी। इसका मतलब जब ये ऊष्मारोधी होगी तो गर्मियों में ये ठंडी रहेंगी दीवारें और सर्दियों में क्या रहेंगी? ये गर्म रहेंगी ये दीवारें। तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए जिससे वातानुकूलन होने में कम खर्च आए, खर्च में कमी आई। अब वर्तमान में एक नई तकनीक है, इसलिए घरों के वातानुकूल बनाए रखने के लिए खोखली ईंटों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी ईंटों का? खोखली ईंटों का प्रयोग किया जाता है और ये इमारत का एक तो वज़न कम करती है और कुचालक माध्यम प्रदान करती है। अब देखो, खोखली ईंटें होंगी तो इमारत का वज़न कम करेगी और उसी के साथ साथ एक कुचालक माध्यम प्राप्त करती है, कुचालक माध्यम प्रदान करती है। कैसे करती है? ध्यान से देखना कि
जब खोखले ईंटें होंगी तो उन खोखले ईंटों में वायु भरी होती है और वायु ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। इसलिए एक तो ये इमारत का वजन कम करती है और इसी के साथ साथ कुचालक माध्यम प्रदान करती है, जिससे कमरे की जो दीवार है वो वातानुकूल बनी रहती है। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत की हमें रक्षा करनी चाहिए, यानी जो भी प्रकृति के ऊर्जा स्रोत हैं उन ऊर्जा स्रोतों की हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उनको बचाए रखना चाहिए। क्यों बचाए रखना चाहिए? क्योंकि ये प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत हैं वो प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। ध्यान से देखना इसमें कि उनका अधिकतम उपयोग करना चाहिए, जो संतुलन है वो बनाए रखना चाहिए। वर्षा के पानी को एकत्रित करके विभिन्न उपयोग में लिया जा सकता है। जो वर्षा का पानी है उस वर्षा के पानी को एक जगह एकत्रित करना चाहिए और इनका विभिन्न उपयोग है वो करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पानी को पुनः जो ज़मीन में भेजने के प्रयास करने चाहिए कि पानी है उसकी भूमि के अंदर पुनः पूर्ति किस प्रकार हो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पानी को एक जगह इकट्ठा करना चाहिए, जिससे पानी है वो धीरे धीरे भूमि के अंदर उनकी पुनः पूर्ति हो सके और भूजल स्तर को अच्छा बनाया जा सके, या भूजल स्तर में जो कमी हो रही है उस कमी को पूर्ण किया जा सके और कम ऊर्जा खर्च करके वर्ष भर पानी है वो प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये आपको कुछ स्थितियाँ हैं वो ध्यान में रखनी है। अब उसके साथ हमें कुछ बातें हैं वो और अधिक ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि विद्युत उत्पादन के दौरान निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस, देखो विद्युत उत्पादन के दौरान निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें, जो भी ग्रीन हाउस गैसें हैं विद्युत उत्पादन के दौरान निकलती है, उनके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अधिक दक्ष निकाय का उपयोग करना चाहिए। यानी उस निकाय का उपयोग करना चाहिए जो क्या हो, अधिक दक्ष हो, उसकी जो कैपेसिटी हो वो क्या हो, दक्ष हो, अच्छी कैपेसिटी का वो निकाय क्या हो, होना चाहिए। ठीक है, ए नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत जैसे पवन ऊर्जा है और जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है। ठीक है, तो जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है आदि का उपयोग अधिक करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सभी को मिलाकर ऊर्जा क्षय को कम करने का अपना योगदान देना चाहिए, ताकि हम अपने पर्यावरण को बेहतर रख सके और उच्च गुणवत्ता का जीवन यापन कर सके। तो ये कुछ बातें हैं वो आपको इसमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब अगला हमारा पॉइंट होगा शक्ति, पावर। शक्ति, पावर। ठीक है, कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं। इसकी यदि हम परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। जो कार्य करने की दर होती है उस कार्य करने की दर को किस नाम से जाना जाता है, शक्ति के नाम से जाना जाता है। और कार्य की तरह शक्ति भी क्या है, एक अदिश राशि है। शक्ति कार्य की तरह है एक अदिश राशि है। कार्य की तरह जो शक्ति है वो भी क्या है, एक अदिश राशि है। तो ये आपको ध्यान में रखना। यदि W कार्य को करने में T समय लगता है तो ध्यान रखना, यदि W कार्य करने में T समय लगता है, तो शक्ति P बराबर
P का मतलब होता है पावर, P बराबर, तो P बराबर क्या होगा, कार्य बटा समय, कार्य जिसको लिखते हैं W से, और समय को किसे लिखते हैं, T से। तो शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो P बराबर W/T। ठीक है। अब इसके यदि मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो जूल बटा सेकेंड किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। और इस जूल बटा सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वाट भी कहते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो जूल बटा सेकेंड किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमें पता है कि कार्य W बराबर बल F इंटू विस्थापन S के बराबर होता है। ठीक है, तो कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू S। अब इस समीकरण में मान रख दो, तो P बराबर W की जगह हम क्या लिख देंगे, Fs बट्टा T। तो एक समीकरण तो इसको दे सकते हैं, सेकंड समीकरण इसको दे सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो समीकरण है इसको पुनः यहाँ पे लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, P बराबर W/T, समीकरण नंबर 1 इसको दे सकते हैं। उसके बाद देखो P बराबर W बराबर क्या होता है, F इंटू S। तो ये जो मान है वो यहाँ पे रखो, तो Fs बट्टा T, इसको समीकरण 2 भी दे सकते हैं। यानी एक शक्ति का सूत्र ये प्राप्त होता है, Fs बट्टा T। अब V बराबर वेग, ये क्या है, विस्थापन बट्टा समय क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, S बट्टा T। तो P बराबर S बट्टा T की जगह हम क्या रख दें, V। तो P बराबर F बट्टा V, एक सूत्र ये भी हमारा प्राप्त हो जाता है। तो P बराबर F इंटू V। ठीक है, तो इसको आप समीकरण नंबर 3 दे सकते हो। अब हमें पता है F बराबर ma, न्यूटन का द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर ma। तो P बराबर F की जगह क्या रख दो, ma, आगे क्या रख दो, V। तो एक समीकरण ये प्राप्त होता है। तो ये जो 4 समीकरण हैं, इन 4 समीकरणों के माध्यम से जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हम उन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। P बराबर W/T, P बराबर Fs, क्योंकि W बराबर क्या होता है, Fs, तो Fs बटा T। P बराबर Fv, क्योंकि S/T विस्थापन बट्टा समय क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो P बराबर F इंटू V। F बराबर क्या होता है, ma होता है, जो हमने पढ़ा था। तो P बराबर क्या हो जाएगा, maV। तो ये चारों समीकरण हमें शक्ति से रिलेटेड ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो P तो क्या है, शक्ति है, W कार्य है, T समय है, F बल है, S विस्थापन है, T समय है, F बल है, V वेग है, M द्रव्यमान है, एक त्वरण है, और V क्या है, वेग। अगर इनमें से कोई भी मान हमें दे रखा हो तो हम आसानी से शक्ति की गणना कर सकते हैं। तो ये आपको सूत्र ध्यान में रखना है। अब ये 4 सूत्र हमें मुख्य रूप से इसमें ध्यान में रखने हैं। अब बात आती है मात्रक की, तो ध्यान रखना शक्ति का मात्रक क्या होता है, इसी सूत्र से हम देखेंगे। शक्ति का मात्रक, ठीक है। अब देखो हमने देखा था P बराबर W/T, ये तो देखा था P बराबर W/T। तो W है, कार्य का मात्रक होता है जूल बटा सेकेंड, और ये किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। जूल बटा सेकेंड किसके बराबर होता है, वाट के बराबर
होता है। ठीक है, तो ये वाट जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का मात्रक वाट रखा गया है। किसके समान में? जेम्स वाट के समान में जो शक्ति है उसका मात्रक क्या रखा गया है? वाट रखा गया है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जेम्स वाट ने जो भाप इंजन का आविष्कार जो है वो किया था। किसका? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 वाट बराबर क्या होता है? जूल बटा सेकेंड। या हम लिख सकते हैं 1 वाट बराबर जूल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो 1 वाट जूल सेकेंड इनवर्स या जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, अब शक्ति के अन्य मात्रक। तो शक्ति के जो अन्य मात्रक है उनमें अश्व शक्ति आती है। अश्व शक्ति जिसको हम बोलते हैं HP, हॉर्स पावर। तो 1 HP जो होती है वो किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। 1 HP किसके के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और बड़ा यदि मात्रक हम लें तो वो होता है किलो वाट। तो बड़ा यदि हम मात्रक लें तो होता है किलो वाट। 1 किलोवाट या 1 kW किसके बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। तो ये कुछ मात्रक है, वो आपको ध्यान में रखना है। अश्व शक्ति इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 1 HP में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट 1 हॉर्स पावर में होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम अगला हमारा पॉइंट देखते हैं, वो है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसमें यांत्रिक शक्ति की तरह ही विद्युत शक्ति भी कार्य करने की दर से ही मापी जाती है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है, लेकिन वॉटेज शब्द सामान्य भाषा में विद्युत शक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, विद्युत शक्ति जो है वो कार्य करने की दर है, उसको विद्युत शक्ति के रूप में मापा जाता है। यदि हम उसको परिभाषा के रूप में लेके तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, कार्य करने की दर जो है उसको विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसमें जो वॉटेज शब्द है उसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अब यदि Q कूलाम आवेश, यदि Q कूलाम आवेश T सेकंड समय में V वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है, T सेकंड समय में V वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है तो, ठीक है, तो Q कूलाम आवेश है, T सेकंड में V वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है, तो शक्ति बराबर, तो शक्ति P, ठीक है, तो शक्ति P बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, W/T। तो ये तो होता है। अब देखो, हमने विद्युत विभव के बारे में विद्युत धारा का जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि विद्युत विभव V बराबर, तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होता है? विद्युत विभव के बराबर होता है। तो हमने ये पढ़ा था V बराबर W/Q,
तो यहाँ से यदि हम कार्य की गणना करें तो क्या हो जाएगा v इंटू क्यू, ये हो जाएगा। अब ये मान यहाँ पे यदि हम रखें तो P बराबर क्या हो जाएगा वी क्यू अपॉन टी, क्या हो जाएगा P बराबर वी क्यू अपॉन टी। अब हमें पता है कि धारा I बराबर क्या है क्यू अपॉन टी, यानी आवेश में प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। तो ये भी हमने पहले पढ़ा था, आवेश में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो I बराबर क्या हो जाएगा Q बटा टी। अब I की जगह Q बटा टी रखो, तो Q बटा टी, ये Q बटा टी यहाँ पे हम क्या रख दें I कर दें, तो P बराबर क्या हो जाएगा वी आई। P बराबर क्या हो जाएगा वी आई। तो विद्युत शक्ति जो है, विद्युत शक्ति उसका सूत्र क्या प्राप्त होता है, P बराबर वी आई। तो ये ध्यान रखना, और ये किस में प्राप्त होता है, वाट में प्राप्त होता है। अब देखना यहाँ पे कई चीजें आपको जानने को मिलेगी। P बराबर, कई सूत्र यहाँ से हम बना सकते हैं, P बराबर वी आई। तो हमने पढ़ा है V बराबर क्या होता है आई आर, ये तो होता है। अब यहाँ V की जगह क्या रख दो, आई आर रख दो, तो आई आर इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। एक सूत्र ये प्राप्त हो गया। अब इसी में देखो I बराबर क्या होता है V अपॉन आर, ये तो होता है। तो P बराबर V इंटू I की जगह क्या रख दो V अपॉन आर, तो V अपॉन आर रख दिया, तो सूत्र क्या बन जाएगा V स्क्वायर बटा आर। तो देखो कितने सूत्र हम यहाँ से बना सकते हैं। P बराबर वी आई बन सकता है, P बराबर आई स्क्वायर आर बन सकता है, P बराबर वी स्क्वायर बटा आर बन सकता है। और ये जितने भी हमें सूत्र दे रखे हैं उनमें मान रखते हम आसानी से शक्ति है उसकी गणना कर सकते हैं। और ये सूत्र है, इससे देखो शक्ति यदि विभवांतर दे रखा है और प्रतिरोध दे रखा है तो हम आसानी से शक्ति की गणना कर सकते हैं। तो ये आपको कुछ बातें इसमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें यदि हम इसको परिभाषा के रूप में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण की दर, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। ठीक, विद्युत शक्ति सामान्यतः विभिन्न प्रकार की बिजली संयंत्रों में विद्युत जनरेटरों द्वारा प्राप्त होती है, और जो बैटरी होती है कार की बैटरी, और उससे भी विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। अब जो व्यावसायिक रूप से यदि हम बात करें, व्यावसायिक रूप से यदि हम बात करें तो शक्ति प्रदाता कंपनी जो है वो हमें जो ऊर्जा है वो kWh किलोवाट घंटा, kWh किलोवाट घंटा के हिसाब से वसूल करती है। जो 1 किलोवाट घंटा एक विद्युत यूनिट कहलाता है, और 1 kWh 1 यूनिट के बराबर होता है। ध्यान रखना, 1 kWh जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है, जिससे विद्युत मीटर से पढ़ा जाता है। तो 1 kWh बराबर 1 यूनिट, एक तो ये संबंध आपको ध्यान में रखना है। और यदि हम इसको ऐसे लिखें तो 1 kWh 1000 वाट के बराबर होता है, ये तो होता है। तो 1 kWh बराबर 1 किलोवाट में 1000 वाट इंटू घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं। तो कितने हो गए 36
तो 3 लाख, तो कितने हो गए? 36 लाख हो गए। तो इसको यदि हम और लिखें तो हम लिख सकते हैं 36 × 10 की घात 5। क्या लिख सकते हैं? 36 × 10 की घात 5। आगे क्या लिख सकते हैं? जूल। क्या लिखेंगे? जूल लिखेंगे। तो इसको यदि और अधिक करें तो कितना लिखेंगे? 3.6 × 10 की घात 6 जूल। तो एक kWh में जूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 3.6 × 10 की घात 6 जूल हमें प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट का बल्ब यदि 1 घंटे तक उपयोग में लिया जाए तो 1 यूनिट विद्युत उपभोग होती है। तो 1 किलोवाट का बल्ब यदि 1 घंटे उपयोग किया जाता है, इसका मतलब उस बल्ब के द्वारा खर्च की गई विद्युत या उपभोग की गई विद्युत कितनी होगी? 1 यूनिट प्राप्त होती है। इसी प्रकार 100 वाट का एक बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाए तो कुल विद्युत उपभोग कितना होता है? 1 यूनिट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो हम विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ सकते हैं। विद्युत शक्ति होती क्या है और शक्ति क्या होती है उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना। और हमारा अगला वीडियो रहेगा तो उस वीडियो के अंतर्गत हम मुख्य रूप से जो इस के ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसके बारे में हम उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे।